सुनो, मुझे कुछ पैसे चाहिए, पीहू की किताबें आनी है। कहते हुए विभा ने अपने पति प्रवीण को ब्रेकफास्ट सर्व किया। खर्चे की बात सुनकर प्रवीण का मुंह बन गया और वह फटाफट अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करने लगा। तुम्हें हर महीने खर्चे के लिए पैसे देता हूँ, मगर उसके बावजूद भी तुम हर वक्त पैसे मांगती रहती हो। अभी 1 तारीख को ही मैंने तुम्हें 25,000 रुपए दिए थे, उसी में से पीहू की किताबें भी ले आओ। मगर प्रवीण, वह पैसे तो तुमने महीने के घर खर्च के लिए दिए थे, उसमें भी कुछ ही रुपए बाकी है। अभी दूध वाले और किराने का वाले को भी पैसे देने के लिए पूरे नहीं होंगे, फिर उसमें से पीहू की किताब कहाँ से लाऊं? विभा ने कहा। तुम तो आजकल हाथ खोलकर पैसे खर्च करने लगी हो। जरा कमाने जाओगी तब मालूम पड़ेगा कि पैसे कमाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तुम्हारा क्या, तुम तो कुछ भी काम हो पैसे मांग लेती हो। जब तुम्हें महीने के खर्च के लिए पैसे दिए थे तो उसमें से दूध वाले और किराने का हिसाब क्यों नहीं होगा? प्रवीण ने सवाल किया। प्रवीण की बातें विभा को चुभ गई। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं तुम्हारे पैसों में से पैसे बचाकर अपने मायके भेज देती हूँ। तुम्हारे घर परिवार के खर्चे की पूरे नहीं होते हैं तो मैं क्या करूं? इस महीने पापा जी के तबीयत ठीक नहीं थी, तब उसी घर खर्च के पैसे में से मैंने तुम्हें दवाई और जांच कराने के लिए 5,000 रुपए दिए थे। यह तो सिर्फ इस महीने की बात है, मगर आजकल हर महीने तुम्हारे पास एक्स्ट्रा खर्च की लिस्ट तैयार रहती है। यह तो समझो किसी किसी की कमाई ही 25,000 रुपए महीना होती है। यदि वह लोग भी तुम्हारी तरह खर्च करने लगे तो बचत के लिए कुछ नहीं बचेगा। पहले भी तुम 25,000 रुपए में से खर्च करने के बाद भी बचा लेती थी, मगर अब तुम्हें रुपए ही पूरे नहीं पड़ते। कहते हुए प्रवीण विभा को समझाने लगा। विभा के पास प्रवीण की इस बात का जवाब भलीभांति था। वह प्रवीण को समझाना चाहती थी कि घर में पहले 3 लोग थे, वो प्रवीण और पीहू, मगर पिछले साल भर से सास ससुर भी यही शहर आए हुए हैं। उनकी दवाइयाँ और दूसरे खर्चा भी तो है। बेटी भी बड़ी हो गई है, पिछले 2 सालों से स्कूल नहीं जाना था तो आने जाने का खर्चा और दूसरे एक्टिविटी का खर्चा बच रहा था, मगर अब सब कुछ करना पड़ रहा है। सामने ही सास ससुर बैठे थे, उनके सामने वह कुछ भी नहीं बोल पाई और उनकी ओर देखने लगी। उसकी सास विभा उसका चेहरा देखकर समझ गई। उसने आंखों से विभा को शांत रहने का इशारा किया, फिर अपने बेटे की ओर देखकर बोली, बेटा विभा तेरी अर्धांगिनी है, यानी कि तेरा आधा अंग। तुम दोनों की जिम्मेदारियां साझी है। यदि तुम घर परिवार के लिए पैसे कमाते हो तो विभा उन पैसों का सदुपयोग कर घर को भली भांति संचालित करती है। तुम उसे इस तरह पैसों के लिए क्यों कह रहे हो? क्योंकि गृहिणी का पहला काम बचत करना होता है, और पिछले 1 साल से जब से यहाँ आई हूँ, विभा को कभी फिजूल खर्ची करते नहीं देखा। माँ की बात सुनकर प्रवीण का गुस्सा और तेज हो गया। माँ, आप फिजूल खर्ची की बात करती हो। यह अपने हिसाब किताब में इतने लापरवाह है कि आज यदि इससे पूछूंगा कि 25,000 का हिसाब दो तो इसके पास कोई हिसाब नहीं होगा। 10 बार कहा है, जो भी खर्चा करो एक डायरी में लिख कर चलो ताकि हिसाब मिलाने में आसानी रहे। हिसाब देखकर फिजूल खर्ची भी नहीं हो सकती। प्रवीण की बातें सुनकर माँ को समझ में आ गया था कि इसे समझाना बेकार है। वह भी प्रवीण की भाषा बोलने लगी। विभा, मेरा बेटा सही कह रहा है, तुम्हारे पास तो कोई हिसाब किताब ही नहीं रहता। वह बात अलग है कि पिछले 1 सालों से हम लोग यहाँ हैं, तो हमारी दवाइयाँ, फल और दूसरे खर्चे बढ़ गए हैं। बच्चे भी बड़े हो गए हैं, उनकी स्कूल की एक्टिविटी और क्लासेस सब में पैसे लगते हैं, मगर फिर भी तुम्हें घर देखकर खर्चा करना चाहिए। अगले महीने से तुम प्रवीण से महीने के खर्च के पैसे नहीं लोगी। विभा, माँ जी, यदि पैसे नहीं लूंगी तो घर खर्च कैसे चलेगा? माँ विभा की ओर देखकर मुस्कुराने लगी। घर का खर्च प्रवीण देखेगा, वह तुमसे बेहतर तरीके से घर खर्च चला सकता है। तुम्हें किसी भी खर्चे की जरूरत हो तो प्रवीण से पैसे मांग लेना।
प्रवीण को समझ ही नहीं आया कि उसकी माँ उसे समझाने के लिए विभा के साथ मिलकर खेल रही थी। प्रवीण, अभी तो तुम ये 10,000 रुपए महीने का घर खर्च रखो और अगले महीने देखना मैं कैसे पूरे 25,000 रुपए में अच्छी तरह घर चला लेता हूँ। महीना शुरू ही हुआ था कि प्रवीण घर खर्च के नाम पर परेशान होने लगा था। कभी यह खर्च तो कभी वह खर्च, ऊपर से विभा को नीचा दिखाने की सनक में महंगे से महंगे फल सब्जी भी आने लगे। 2-4 दिन तक तो भली भांति चलता रहा, मगर फिर प्रवीण को खर्चे के नाम पर चक्कर आने लगे। 10 दिन में ही वो आधे से ज्यादा पैसे खर्च कर चुका था। अचानक माँ के डॉक्टर ने कुछ जरूरी जांच कराने का कह दिया तो डॉक्टर का खर्च और माँ के चेकअप में पूरे पैसे खत्म हो गए थे और अभी 15 दिन बाकी थे। प्रवीण को अपनी गलती का एहसास हो गया था। वह विभा से माफी मांगने लगा। सॉरी विभा, मैं तुम्हें गलत समझ रहा था, मगर तुम तो भलीभांति घर चला लेती हो, एक्स्ट्रा पैसे कभी कभार ही मांगती हो, मगर मुझे देखो लगभग 30,000 रुपए खत्म कर चुका हूँ और अभी 15 दिन के खर्चे बाकी है। तुम सही कह रही थी, 25,000 में घर चलाना मुश्किल हो रहा होगा। माँ, जो दोनों की बातें सुन रही थी, मुस्कुरा कर सामने आई और बोली, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। तुम्हें पता चला ना हम औरतों के लिए घर चलाना कितना मुश्किल होता है। तुम मर्द केवल पैसे कमा कर लेकर आते हो, घर हम औरतें बनाती हैं। माँ की बात सुनकर प्रवीण शर्मिंदा हो गया और बोला, जिसका काम उसी को साजे। आज के बाद मैं कभी तुम्हारे घर खर्च के मामले में इंटरफेयर नहीं करूँगा। माँ, इंटरफेयर तो नहीं करोगे, मगर यदि एक्स्ट्रा खर्च होगा उसका क्या? प्रवीण, माँ, आप एक्स्ट्रा खर्च की बात कर रही हो। मैं तो विभा को पैसे देने के बजाय अपना एटीएम कार्ड ही दे रहा हूँ। मुझे पता है वह उसका दुरुपयोग नहीं करेगी। माँ विभा की ओर देखने लगी, मगर फिर हिसाब किताब का क्या? मेरी बहू तो हिसाब किताब की कच्ची है। माँ, और कितना शर्मिंदा करोगी? मुझे घर खर्च का हिसाब नहीं चाहिए। प्रवीण की बात सुनकर विभा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वह अपनी सास के गले लगकर बोली, थैंक यू माँ।